आज हमें क्या करना है, आज हमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के वे सारे पॉइंट्स जो कि बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, उनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है, कोई किंतु परंतु है ही नहीं। और साथ ही साथ ये वो पॉइंट्स हैं जिनमें अधिकतर बच्चों को दिक्कत होती है। अधिकतर बच्चे इन चीज़ से घबरा जाते हैं और यही चीज़ छोड़ देते हैं और यही एग्ज़ाम में मिलती है। इसी वजह से कार्बन कंपाउंड थोड़ा सा टफ लगता है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट नहीं, 10 से 12 पॉइंट हमारे जो याद रखने इस चैप्टर में वो हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हमें अटेम्प्ट करना है आज के इस लेक्चर में, और कुछ वे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें इस चैप्टर के लिए याद रखना है। तो वन बाय वन एक एक करके मैं पॉइंट का डिस्कशन कर रहा हूँ। पॉइंट्स को एज इट इज़ समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे और याद रखते जाएंगे। और उसके बाद इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस का हमें क्या करना है, अच्छे से रैपिड फायर करना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। अगर बात करूं, सबसे पहला पॉइंट आपको यह याद रखना है क्या, कि एक हमारा H2SO4 होता है और वो H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसी भी इथेनॉल से पानी निकलवा सकता है, यानी किसी भी अल्कोहल से पानी निकलवा सकता है और वो उसको अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकता है। तो एक पॉइंट आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि हमारे पास एक क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और ये पेपर में कई बार आ चुका है क्या, कि हमारे पास एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कौन है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, याद रखोगे आप, H2SO4। हालांकि हैं तो बहुत सारे, लेकिन आपके सिलेबस में यही बार बार यूज होता है, तो इसी का नाम बस आपको याद रखना है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 है, जो क्या काम करता है, जो हमारा एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देगा। कहाँ से देगा, किसी भी अल्कोहल से, यानी कि कोई अल्कोहल होगा और उस अल्कोहल में जब मैं एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी कि H2SO4 को यूज करूंगा तो वो क्या देगा, वो देगा आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या देगा वो आपको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये आपको ध्यान रखना है पहला पॉइंट, कि हमारा क्या होता है, जब भी कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप डालोगे तो वो अल्कोहल ग्रुप से क्या कन्वर्ट करा देगा, उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करा देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अल्कोहल का सबसे फेमस एग्जांपल इथेनॉल ले लिया। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, इथेनॉल। इस इथेनॉल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। इस तरह से लिख सकते हैं। सिंपल कुछ नहीं, इस बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को खोल दिया। जैसे इसके अंदर हम क्या करेंगे, H2SO4 के साथ मूव आउट कराएंगे तो होगा क्या, ये जो H है और जो ये OH है, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे, पानी बना देंगे। क्या बना देंगे, आपस में मिलके पानी बना देंगे और ये निकल जाएंगे। तो यानी कि ये H+OH निकल जाएगा किसमें, वाटर में। और होगा क्या, जब यहाँ से निकल जाएंगे तो ये बॉन्ड खाली हो जाएंगे, जिस वजह से ये क्या कर लेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था उसको वो किस में कन्वर्ट कर देंगे, डबल बॉन्ड में। तो ये बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी क्या बन गया आपका, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसका नाम है इथीन। क्या नाम है इसका, इथीन। तो ये आपको पहला एग्जाम्पल याद रखना है कि हमने क्या काम करा, हमने एक अल्कोहल लिया जिसका नाम क्या था, इथेनॉल। क्या था, इथेनॉल। और इस इथेनॉल में जब हमने H2SO4 को डाला तो हुआ क्या, वाटर निकल गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि इथीन में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। इसी से रिलेटेड आपको दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जब भी हम किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लेंगे, क्या लेंगे, जब भी हम किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लेंगे, HC लिख रहा हूं, HC का मतलब सिंपल हाइड्रोकार्बन समझ लेना। जब भी कोई हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे और उसके अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट जिसका नाम है निकल, तो वो क्या करेगा, वो उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। और जो ये प्रोसेस कहलाती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोजिनेशन। क्या कहा जाएगा इसको, हाइड्रोजिनेशन। तो ये जो प्रोसेस है आपकी, ये कहलाती है आपकी हाइड्रो
हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो हाइड्रोजिनेशन कौन सी प्रोसेस हुई? हाइड्रोजिनेशन एक ऐसी प्रोसेस हुई जिसके अंदर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन लेंगे और उसके अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्यों डालते हैं? ताकि रिएक्शन फास्ट हो सके और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोजिनेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी लिया हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है आपका? ये है आपका इथीन। क्या है ये आपका? इथीन। और ये इथीन होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब इसके अंदर आप H2 को कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ निकेल तो होगा क्या? ये जो डबल बॉन्ड है ये खत्म हो जाएगी और ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगी और एक हाइड्रोजन इसका यहां चला जाएगा और एक हाइड्रोजन इसका यहां पे, क्योंकि दो हाइड्रोजन आपने ऐड करे तो एक कार्बन के पास एक दूसरे कार्बन के पास, तो ये बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और इसको बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं इसको? इथेन। और यही है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये आपको इसके एग्जाम्पल में याद रखना है। एक इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? ये इंडस्ट्रियल में हम इसके रिएक्शन का बहुत यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल में कहाँ यूज करते हैं? जो आपका वेजिटेबल ऑयल होता है, उस वेजिटेबल ऑयल से हम वेजिटेबल घी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। तो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस की मदद से हम क्या करते हैं? वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क करके रख लेना। क्या इसमें आप याद रख सकते हो क्या कि हम वेजिटेबल ऑयल से हम क्या करते हैं? इसको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं? वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो आपका एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और जो वेजिटेबल घी है वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जैसे कि मक्खन जो होता है वो आपका सैचुरेटेड होता है। तो ध्यान रखना, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस भी कौन सी है? हाइड्रोजिनेशन। यही है इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। तो ये ध्यान रखना है आपको। डन यहां तक? देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है? नेक्स्ट पॉइंट बेहद ही इंपॉर्टेंट है और मैं कह रहा हूं अगर आप 5 साल के पेपर भी उठा लो ना, उन 5 साल के पेपर में कम से कम 3 साल आपको ये क्वेश्चन लगातार मिल जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये मिलता है कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में क्या डिफरेंस है? इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में क्या डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस बताना है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी पे नहीं कि लिटमस पेपर यूज कर लेंगे, खट्टा है मीठा है, इससे नहीं बताना है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो केमिकल प्रॉपर्टी पे आपको एक बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? कि जितने भी आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं जैसे कि इथेनोइक एसिड, अगर उसका हम रिएक्शन करवाएंगे विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करा दो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करा दो, तो वो रिएक्शन कर लेगा। और अगर आप किसी भी अल्कोहल को यानी कि इथेनॉल को इन्हीं के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो आपका कोई भी टेस्ट नहीं देगा। या फिर ये कह सकते हैं कि इथेनोइक के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो उसमें CO2 गैस निकलेगी और उस CO2 गैस को जब लाइम वाटर में पास करोगे तो वो उसको मिल्की कर देगा। तो क्या करोगे? सिंपल शब्दों में क्या याद रखना है कि जब भी हम इथेनोइक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसके बाई प्रोडक्ट में CO2 गैस निकलेगी और जब उस CO2 गैस को हम लाइम वाटर में से पास करेंगे तो वो उसको मिल्की कर देगा। जबकि ये काम जब आप इथेनॉल के साथ करोगे तो वो नहीं होगा। तो क्या पॉइंट याद रखना है इसमें आपको याद रखना है क्या कि जो अल्कोहल होंगे, अल्कोहल डू नॉट गिव, क्या नहीं देंगे? डू नॉट गिव CO2। कब नहीं देंगे? विद या तो NaHCO3 के साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, या फिर Na2CO3 के साथ। जबकि वाइल जो इसका दूसरा है कौन? इथेनोइक एसिड डज।
जबकि इथेनोइक एसिड जो होगा वो ये काम करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने लिया CH3COOH यानी कि इथेनोइक एसिड, और जब इस इथेनोइक एसिड में आपने डाल दिया सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि Na2CO3, तो होगा क्या, ये बनाएगा CH3COONA और साथ में CO2 और साथ में वाटर। अब जो ये CO2 बनी है इसमें, इस CO2 को डाल दिया लाइम वाटर में। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसमें डाल दिया आपने कौन, वो CO2 जो वहां से निकल रहा है, तो ये बना देगा CaCO3 और यही CaCO3 कैसा होगा, मिल्की होगा। तो अगर आपने किसी भी इथेनोइक एसिड को किससे रिएक्शन करवा दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उसमें बाई प्रोडक्ट में निकलेगी CO2 गैस, और जब वो CO2 गैस लाइम वाटर में से पास होगी तो वो उसको कर देगा मिल्की। तो अगर लाइम वाटर में से पास करने के बाद वो मिल्की हो गया तो समझ जाना कि वो कौन था, वो था इथेनोइक एसिड। अगर इसी की जगह मैं इथेनोइक एसिड की जगह इथेनॉल ले लूं तो कोई CO2 गैस नहीं निकलेगी, और जब कोई CO2 गैस नहीं निकलेगी तो लाइम वाटर मिल्की नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इथेनोइक एसिड में और इथेनॉल में। तो ये पॉइंट आपको बेहद याद रखना ही रखना है। और जो ये बना आपका CH3COONA, इसको बोलते हैं सोडियम इथेनॉट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम इथेनॉट। और ये क्या है, ये आपका एक सोप का आयन है। क्या ये आपका सोप का आयन, सोप जो आपकी साबुन होती है ये उसी का आयन है, और इसी वजह से ये प्रोसेस कहलाती है आपकी सपोनिफिकेशन। क्या कहलाएगी, आपकी सपोनिफिकेशन। तो सपोनिफिकेशन क्या हुआ, ध्यान से देख लो यहाँ पे, जब हम किसी भी इथेनोइक एसिड यानी कि COOH को क्या करवाएंगे, NaOH के साथ, NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो वो क्या बना देगा, वो बना देगा CH3COONA। क्या बनाएगा, CH3COONA, और इसको बोलते हैं सोडियम इथोनेट, और यही आपका एक आयन कंपाउंड है सोप का, यानी कि सोप का आयन है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है सपोनिफिकेशन। अभी फिलहाल इस पॉइंट को याद नहीं रखना, ये अभी इसी लेक्चर में प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा जब आपको देखना है। फिलहाल तो आपको ये याद रखना है कि अगर हम किसी अल्कोहल को कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या कर देगा, वो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देगा, जबकि अल्कोहल ये काम नहीं करेगा। डन यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जब भी हमारा कोई भी इथेनॉल को हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इथेनोइक एसिड के साथ। किसके साथ कराएंगे, इथेनोइक एसिड के साथ। तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका ईस्टर, और ईस्टर में भी कौन सा ईस्टर बनाएगा, वो बनाएगा आपका इथाइल इथेनॉट। क्या बनाएगा, आपका इथाइल इथेनॉट। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी हमारा इथेनॉल किसके साथ रिएक्शन करेगा, इथेनोइक एसिड के साथ, तो वो बनाएगा ईस्टर, और ईस्टर में भी कौन सा ईस्टर बनेगा, यहाँ पे इथाइल इथेनॉट। कैसे, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। इथेनोइक का फॉर्मूला होता है CH3COOH। जब आप इसको रिएक्शन कराओगे तो अब होगा क्या, देखो CH3COOH लिखा हुआ है ये रहा इथेनॉल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं OH CH2 CH3। अब होगा क्या, इसका तो OH और इसका H मिलके बना देंगे वाटर। क्या बना देंगे, वाटर। तो पानी का मॉलिक्यूल तो निकल जाएगा, अलग बचेगा क्या, CH3COO CH2CH3। तो ये बनेगा आपका क्या, CH3CH2COO, सॉरी
ये बनेगा आपका CH3COO CH2CH3, तो ये बन जाएगा आपका CH3COO CH2CH3, और इसी को बोला जाता है इथाइल इथेनॉट। क्या बोला जाता है इसका? इथाइल इथेनॉट, क्योंकि इतना जो पोर्शन होता है इसको इथेनॉट बोलते हैं, और 2 कार्बन जब लग जाते हैं तो वो इथाइल बन जाता, तो ये बन जाएगा इथाइल इथेनॉट। और ये होता है हमारा ईस्टर। क्या होता है ये आपका? ईस्टर। और ध्यान रखना यहीं पे एक बात को कि ईस्टर जो होते हैं उनकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही अच्छी स्मेल होती है, जिस वजह से हम उसको यूज करते हैं परफ्यूम्स बनाने में। तो यहीं पे याद रख देंगे इसकी स्मेल जो होती है कैसी होती है? स्वीट स्मेल होती है, बहुत ही अच्छी स्मेल होती है, जिस वजह से हम इसको यूज करते हैं, यूज इन परफ्यूम्स, हम इसको परफ्यूम्स में यूज करते हैं। और जिस प्रोसेस में क्या बन जाए? ईस्टर बन जाए। जिस प्रोसेस में क्या बन जाए? ईस्टर बन जाए, उस प्रोसेस को कहा जाता है ईस्टरिफिकेशन। तो ये जो प्रोसेस आपके सामने लिखी हुई है इस प्रोसेस को कहा जाता है ईस्टरिफिकेशन। तो ध्यान रखना ये क्या हुआ आपका? ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस। तो ध्यान रखेंगे क्या होगा ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस? जब हमारा इथेनॉल और इथेनॉइक मिलके क्या बना दें? ईस्टर बना दें, तो वो प्रोसेस कहलाती है ईस्टरिफिकेशन। तो ये हुआ आपका ईस्टरिफिकेशन। डन यहाँ तक। अब अगर हम यहीं पे क्या करें, ये जो आपने ले लिया ईस्टर, ये जो आपने यहाँ पे क्या लिया? ईस्टर लिया है। अगर इसी ईस्टर के अंदर क्या करा दूं मैं? NaOH की एडिंग करा दूं। क्या करा दूं? NaOH की एडिंग। यानी कि हमने ईस्टर लिया CH3COO CH2CH3, यानी कि हमने लिया इथाइल इथेनॉट, और उसके अंदर क्या डलवा दिया? NaOH। तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा CH3COO Na प्लस C2H5OH। यानी कि क्या होगा? जब ध्यान समझना, ये है आपके पास NaOH। NaOH के 2 हिस्से हो जाएंगे, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसके भी 2 हिस्से हो जाएंगे, एक हो जाएगा CH3COO नेगेटिव, और एक हो जाएगा CH2CH3 पॉजिटिव। यानी कि इसको भी हमने आयंस में तोड़ दिया और वो बन गया CH3COO नेगेटिव, और इसको भी आयंस में तोड़ दिया CH2CH3 बन गया हमारा पॉजिटिव, और NaOH भी आयंस में टूट गया तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो होगा क्या? ये तो चला जाएगा इसके साथ, जिस वजह से बनेगा CH3COO Na, और ये चला जाएगा इसके साथ, जिसकी वजह से बनेगा C2H5OH। और जो ये प्रोसेस आपके सामने लिखी हुई है इस प्रोसेस को कहा जाता है सपोनिफिकेशन। क्या कहा जाएगा इसको? सपोनिफिकेशन। क्यों कहा जा रहा है सपोनिफिकेशन? सपोनिफिकेशन क्यों कहा गया इसको सपोनिफिकेशन? क्योंकि इसमें जो आपको ये दिख रहा है CH3COONA, यही है आपका सोप आयन, या फिर कह सकते हैं यही आपका क्या है? सोप है। क्या है ये आपका? सोप। और जिस प्रोसेस में सोप बन जाए वो प्रोसेस कहलाती है सपोनिफिकेशन। तो क्या हुआ यहाँ पे? 2 रिएक्शन आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि जब भी इथेनॉल और इथेनॉइक मिलेंगे तो ईस्टर बनेगा, और वो प्रोसेस कहलाएगी ईस्टरिफिकेशन। और जब किसी भी ईस्टर में हम NaOH डाल देंगे तो वो बनाएगा CH3COONA यानी कि सोप, और साथ में अल्कोहल यानी कि इथेनॉल, और वो प्रोसेस कहलाएगी सपोनिफिकेशन। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई, एक ईस्टरिफिकेशन, एक सपोनिफिकेशन, दोनों ही एक दूसरे से लिंक करा के आपको लिखवा दिया। डन यहाँ तक। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि हमारे पास 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जिसमें कि एक का नाम है KMnO4, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, और दूसरा होता है K2Cr2O7, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों के दोनों ही क्या है? आपके आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये? आपके आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब ये होंगे तो ये क्या करेंगे? ये किसी भी इथेनॉल को यानी किसी भी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, यानी कि अल्कोहल के ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या करेंगे? KMnO4 K2Cr2O7 आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे कन्वर्ट, दे फॉर्म, क्या करेंगे ये? दे फॉर्म कार्बोक्सिलिक
दे फॉर्म कार्बोक्सिलिक, कहाँ से बनाएंगे, फ्रॉम अल्कोहल, यानी कि ये एक अल्कोहल से क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक बना देंगे। जैसे कि आपको कहा CH3CH2OH, आपके पास था इथेनॉल, और इस इथेनॉल में हमने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ किया, दैट इज KMNO4। आप K2CrO7 का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, ये बना देगा CH3CHCOOH, यानी कि ये बना देगा CH3COOH, और ये बन जाएगा आपका इथेनोइक एसिड। क्या है ये आपका, इथेनोइक एसिड। अब अगर आपको इस इथेनोइक एसिड से दोबारा इथेनॉल बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा, और वो रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे LiAlH4। LiAlH4 का नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या काम करेगा, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये, आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो ये रिड्यूसिंग एजेंट है ये क्या काम करता है, ये दोबारा से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। तो ये आपको दोनों प्रोसेस याद करने, यहाँ से एक याद रखोगे दोनों का काम हो जाएगा। क्या कि जब भी अल्कोहल से इथेनोइक में जाना होगा तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी KMNO4 या K2CR2O7 का यूज करोगे, और जब आपको दोबारा वापस आना होगा तो आप एक रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि LiAlH4 का यूज करोगे। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब भी हम किसी कार्बन को या किसी भी कार्बन के कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट करेंगे यानी कि जलाएंगे, तो वो आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ में एक एनर्जी। लेकिन आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन याद रखना है वो क्वेश्चन ये है कि जब भी हम किसी भी कार्बन के कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे और ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं होगी, यानी कि ऑक्सीजन तो दे रहे हैं हम उसको लेकिन कम दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो जलेगा तो जरूर लेकिन पूरी तरह से नहीं जल पाएगा, जिस वजह से वो येलो कलर की फ्लेम यानी कि आग देगा और साथ ही साथ धुआं भी देगा। और यही कारण है कि आपके जो बर्तन होते हैं खाना पकाने वाले वे काले पड़ जाते हैं अगर हम अपने घर के जो बर्नर हैं, जो सिलेंडर वाले बर्नर हैं, अगर वे छेद बंद हों तो हम क्या करते हैं फिर जब बर्तन काले पड़ते हैं तो उन छेद को खोल देते हैं बर्नर के, जिससे दोबारा से ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिलती है और फ्यूल प्रॉपर तरीके से जलना स्टार्ट हो जाता है और फिर दोबारा से वो ब्लू कलर की आग देना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछते हैं, क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कोई भी चीज़ है, सबका आंसर यही होगा क्या कि कोई भी चीज़ है कि भाई ये ब्लू फ्लेम क्यों दे रही है, ये येलो फ्लेम क्यों दे रही है। तो ब्लू फ्लेम देने का सीधा सीधा कारण है कि सारा का सारा फ्यूल अच्छी तरीके से जल रहा है और अच्छी तरीके से जलने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर चाहिए, वो उसको मिल रही है। और अगर वो येलो कलर की फ्लेम दे रहा है तो इसका सिंपल कारण ये है कि उसको ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही जितनी उसको चाहिए थी, जिस वजह से वो क्या दे रहा है, आपको येलो कलर की फ्लेम दे रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि जब आप किसी एक ऐसे कंपाउंड को जलाओ जिसके अंदर कार्बन की मात्रा क्या हो, बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, यानी कार्बन ज्यादा हो रहा है और ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो उस केस में भी आपका क्या होगा, उस केस में भी आपको येलो कलर की सूटी फ्लेम मिलेगी। कैसी फ्लेम मिलेगी, येलो कलर की सूटी यानी कि धुएंधार फ्लेम मिलेगी। तो यहाँ पे पॉइंट क्या याद रखोगे आप, पॉइंट ये याद रखेंगे क्या कि जब भी कोई कार्बन का कंपाउंड यानी कार्बन कंपाउंड क्या करता है, बर्न करता है, जलता है, किससे, विद सूटी फ्लेम, विद सूटी फ्लेम, विद सूटी फ्लेम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वहां पे कार्बन ज्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है। इसका मतलब है हैज हाई कार्बन कंसंट्रेशन। क्या है उसके पास, हाई कार्बन कंसंट्रेशन, यानी कार्बन की मात्रा ज्यादा है
एंड लो ऑक्सीजन सप्लाई, और लो ऑक्सीजन सप्लाई, उसके पास क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई क्या है, कम है, जिस वजह से फ्यूल क्या है, प्रॉपर तरीके से नहीं जल जिस वजह से फ्यूल क्या है, प्रॉपर तरीके से नहीं जल पा रहा। और यही एक कारण भी है कि आपके घरों के बर्तन क्या पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है और एग्जाम में पूछा जाता है कि घरों में जो बर्तन होते हैं वो काले अगर हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब है कि आपको जो उस गैस को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही, जिस वजह से वो एक सूटी फ्लेम दे रहा है, और सूटी फ्लेम जब वो देगा तो वो बर्तनों को काला ही करेगा। डन यहां तक। देखो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखने का है वो है सोप और डिटर्जेंट्स। हमारे पास एक सोप है, एक डिटर्जेंट है, इन दोनों में क्या तो डिफरेंस है और क्या इनका मतलब है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि एक आपके पास सोप है और एक आपके पास है डिटर्जेंट। सोप का जो पहला पॉइंट है और डिटर्जेंट का जो पहला पॉइंट है वो है इनके आयनिक पार्ट। यानी कि जो सोप का आयनिक पार्ट होता है वो होता है COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। यानी कि जो इसका आयनिक पार्ट है वो है COO Na, ठीक है। डिटर्जेंट का जो आयनिक पार्ट है वो है आपका SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये इसका आयनिक पार्ट है। तो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि सोप का आयनिक पार्ट क्या है और डिटर्जेंट का आयनिक पार्ट क्या है। अगर बात करें जो सोप होती है या जो डिटर्जेंट होता है, जब ये पानी के साथ डिसॉल्व होते हैं तो ये बनाते हैं क्लस्टर्स। क्या बनाएंगे, झुंड बनाएंगे। और झुंड किसका होगा, वो होगा मिसल्स का। किसका झुंड होगा, मिसल्स का। तो जब सोप क्या होगी, पानी के साथ डिसॉल्व होगी तो वो बनाएगा मिसल्स। क्या बनाएगा, मिसल्स। और उस मिसल्स के पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक। क्या होता है उसके पास, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो पानी से प्यार करता है, यानी कि वाटर लविंग होता है, पानी में डिसॉल्व होता है। और दूसरा पार्ट होता है इसका हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक ये होता है वाटर हेटिंग, यानी कि ये पानी को प्यार नहीं करता। तो इसमें एक मिसल्स बनती हैं कुछ इस तरह की, और ये जो मिसल्स होती हैं इसका ये वाला जो पार्ट होता है ये कहलाता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो ये इस तरह से एक मिसल्स तैयार होती है। और ये कब होती है, जब कोई भी सोप पानी में डिसॉल्व करा जाता है, यानी कि जब किसी भी साबुन को हम पानी से डिसॉल्व करवाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो सोप होता है ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ काम करता है। किसके साथ काम करता है, सॉफ्ट वाटर के साथ। जबकि जो डिटर्जेंट होता है इस पे चाहे सॉफ्ट वाटर दे दो चाहे हार्ड वाटर दे दो, ये दोनों के दोनों ही पानी के साथ काम कर जाएगा। अब ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस क्या होता है। जो सॉफ्ट वाटर होता है वो आपका बिल्कुल प्योर वाटर होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट पानी के अलावा नहीं होता। जबकि जो हार्ड वाटर होता है वो पानी के साथ साथ अपने अंदर एलिमेंट्स रखता है, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के एंड सो ऑन। ये दो पार्टिकल्स वो जब रखेगा पानी तो वो पानी बन जाएगा हार्ड वाटर। और जब वो पानी कैसा होगा, प्योर होगा, सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस को कंटेन करेगा, तो वो बन जाएगा आपका सॉफ्ट वाटर। तो जो सोप होती है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करती है। अगर आप किसी भी सोप को क्या कराओगे, सॉफ्ट वाटर के साथ मिक्स कराओगे या फिर रिएक्ट कराओगे तो वो बनाएगा लैथर। क्या बनाएगा आपका, लैदर, यानी कि वो बनाएगा झाग। क्या बनाएगा, झाग बनाएगा। और अगर आप किसी भी सोप को
हार्ड वाटर के साथ कराओगे, क्योंकि हार्ड वाटर के साथ वो काम नहीं करता, तो वो बनाएगा स्कम। क्या बनाएगा आपका? स्कम, यानी कि वो बना देगा स्कम। तो ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं कि स्कम क्या होता है। तो स्कम क्या होता है? जब कोई भी सोप किसी हार्ड वाटर के साथ डिसॉल्व करोगे तो एक चीज बनेगी, दैट इज नॉन एज स्कम। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, कभी कभी जब हम नहाते हैं और शैम्पू करते हैं तो कभी कभी झाग नहीं बनते सिर पे। तो जब वो झाग नहीं बनते तो इसका मतलब वो क्या बना है? स्कम बना है, क्योंकि हमारे पास जो पानी होगा वो मे बी उसके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम होने की वजह से वो एक हार्ड वाटर कहलाया, ठीक है ना। और वैसा नॉर्मली फिर उसके बाद दोबारा शैम्पू कर लोगे तो झाग बन जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोप वाटर जब हमारा सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो लेदर बनाएगा, नहीं झाग बनाएगा, और जब वो हार्ड वाटर के साथ करेगा तो वो स्कम बनाएगा। जबकि डिटर्जेंट क्या होगा? डिटर्जेंट को चाहे सॉफ्ट वाटर दो चाहे हार्ड वाटर दो, वो लेदर ही बनाएगा, वो झाग ही बनाएगा, वो स्कम नहीं बनाएगा। तो ये आपको नेक्स्ट पॉइंट इसका याद रखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये स्कम वाली रिएक्शन है, इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सोप है, दैट इज C17H35 COONA, और इसके अंदर आपने क्या करा है? एक ऐसा वाटर दे दो जिसके पास क्या था? कैल्शियम था। एक ऐसा वाटर जिसके पास क्या था? कैल्शियम था। तो सिंपल मैंने यहाँ पे कैल्शियम लिख दिया। तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका क्या? ये बनाएगा C17H35 COO का होल ट्वाइस CA, और सोडियम निकल जाएगा अलग। कुल मिला के होगा क्या? ये कैल्शियम तो चला जाएगा इसके साथ और सोडियम अलग हो जाएगा। तो ये जो बना है ना C17H35 COO का होल ट्वाइस CA, यही कहलाता है स्कम। क्या है ये आपका स्कम है। तो एक एग्जाम्पल आप इसका याद रख सकते हो क्या? कि जब हमारा सोप, ये क्या है आपका? सोप, और किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? एक हार्ड वाटर के साथ। तो हार्ड वाटर का हमने क्या दिखाया यहाँ पे? कैल्शियम से, क्योंकि हार्ड वाटर के पास क्या होगा? कैल्शियम या मैग्नीशियम होगा, तो वो क्या बना देगा? स्कम बना देगा। तो ये आपकी रिएक्शन यहाँ पे इसको याद रखनी है। तो ये है आपका सोप और डिटर्जेंट के बारे में। आई होप आप यहाँ पे कंप्लीट कर जाओगे। हो जाएगा ये डन। देखो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो एक डिफरेंस पॉइंट है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में, और वो क्या है? वो ये है कि जब भी आप किसी भी इथेनॉल को पानी के अंदर मिक्स करा दोगे तो वो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देगा, ठीक है। जबकि जो इथेनोइक एसिड है उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से वो सर्दियों के टाइम पर जम जाता है। तो दोनों के बीच में एक ही पॉइंट डिफरेंस कर दिया, क्या? कि जब इथेनॉल को आप पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा। पहले 0 डिग्री पे ठंडा वो फ्रीज हो रहा था वो, लेकिन अब वो 0 डिग्री से भी कम पे जाके फ्रीज होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट घटा दिया किसने? इथेनॉल ने। जबकि जो आपका इथेनोइक एसिड है वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा, जिस वजह से हम इथेनोइक एसिड को एक ग्लेशियरिक, क्या कहेंगे हम उसको? एक ग्लेशियरिक, मैं लिख देता हूं क्या। अगर हम बात करें हमारे पास इथेनोइक एसिड की, तो इथेनोइक एसिड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? कम होता है। तो वो क्या करता है? वो जल्दी जम जाता है, जिस वजह से वो इथेनोइक एसिड हमारा क्या कहलाता है? इथेनोइक एसिड हमारा ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या कहलाता है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो जो हमारा इथेनोइक एसिड है उसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। और वो कितना होता है आप याद रख सकते हो, ये 290 केल्विन पर क्या हो जाता है? जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, जिस वजह से ये जल्दी जम जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जबकि वहीं पे अगर हम बात करें इथेनॉल की, तो इथेनॉल क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। किसको डिक्रीज करता है? फ्रीजिंग पॉइंट को। क्या करता है? डिक्रीज कर देगा फ्रीजिंग पॉइंट।
किसका फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या करता है ये? पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। और इसी वजह से जितनी भी कोल्ड कंट्रीज हैं, ये जितनी भी ठंडी कंट्री हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्दियाँ पड़ती हैं, वहाँ पे कार के या व्हीकल्स के रेडिएटर में हम इथेनॉल डाल देते हैं, जिससे कि वो जो फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं वो जमे ना, क्योंकि वो क्या करेगा, वो उस फ्यूल के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देगा, जिस वजह से इतनी ठंड में भी वो फ्यूल जमेगा नहीं और वो गाड़ी काम करती रहेगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं कोल्ड कंट्रीज में व्हीकल्स के रेडिएटर के अंदर। तो क्या करता है, इथेनॉल डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ, ड्यू टू विच, जिस वजह से, ड्यू टू विच इट मिक्स, कहाँ मिक्स करते हैं? ड्यू टू विच इट मिक्स इन रेडिएटर। कहाँ यूज करते हैं हम इसको? रेडिएटर ऑफ व्हीकल, रेडिएटर ऑफ व्हीकल। कहाँ पे? इन कोल्ड कंट्रीज, ठंडी शहर, ठंडे कंट्रीज में जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये उसी लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है। तो ये दोनों के दोनों फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड हैं और दोनों के दोनों एक बहुत बढ़िया फिजिकल प्रॉपर्टी के बीच में डिफरेंस भी में भी काम आ सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। डन यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये याद रखना है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कार्बन जो होता है बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, अनगिनत मात्रा में कंपाउंड बनाता है, जिसको हम बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन के वर्सेटाइल नेचर होने के दो कारण होते हैं, एक कैटिनेशन और एक टेट्रावैलेंसी। तो ये दो शब्द पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको याद रखना है। तो क्या होता है जो वर्सेटाइल नेचर है, क्या है आपका वर्सेटाइल नेचर? वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या होता है कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड जो बना पा रहा है उसी को बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर। उसके दो कारण हैं, पहला है आपका कैटिनेशन और दूसरा है आपका टेट्रावैलेंसी। क्या है दूसरा? आपका टेट्रावैलेंसी। जो आपका कैटिनेशन है, इस कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन से कार्बन का जुड़ना, यानी कि सेल्फ लिंकिंग। यानी कि जब कार्बन कार्बन से जुड़ता है तो वो प्रोसेस कहलाती है आपकी कैटिनेशन। तो सेल्फ लिंकिंग को कैटिनेशन कहते हैं। और टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कार्बन के बाहर चार कम इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो चार अलग अलग कार्बन से जुड़ सकता है, इसी वजह से उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। तो इसका मतलब क्या है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं इसके पास? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी कौन सी रखता है? टेट्रावैलेंसी। और इन दो प्रॉपर्टी की वजह से ही उसके बहुत सारे कंपाउंड हैं, जिस वजह से हम बोलते हैं कि कार्बन हैज़ वर्सेटाइल नेचर। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वहीं पे एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है? जिनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है उनको बोलते हैं एलोट्रोप्स। तो कार्बन के है तो बहुत सारे एलोट्रोप, बता आपके सिलेबस में 3 एलोट्रोप हैं कार्बन के। एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है बकमस्टर फ्लोरेंस या फिर सिंपल फ्लोरेंस C60। ठीक है, तो कार्बन के 3 एलोट्रोप हैं, एक डायमंड है, एक ग्रेफाइट है और एक C60 है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं। तो लास्ट पॉइंट है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनको हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, आइए देखते हैं उसको। तो क्या है, कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर हैं। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा, सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जिसमें कि सबसे पहला स्ट्रक्चर आपको याद रखना है इथेनोइक एसिड का। क्या है? इथेनोइक एसिड। बिल्कुल नहीं भूलना, कहीं से कहीं तक नहीं भूलना, पेपर में बनने के चांसेस पूरे हैं। अगर बात करूं इसके फार्मूले की तो इसका फार्मूला होता है CH3COOH। कैसे बनता है? पहले इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से बनता है। ये हो गया CH3, ये हो गया COOH। तो ये होगा इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। अब अगर बात करें इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा? कार्बन, कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन।
तो ये होगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बट अभी हमने इसमें इलेक्ट्रॉन तो शो ही नहीं करे, तो इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दो, और जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन शो कर दो। तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द इथेनॉइक एसिड। तो ये आपको ध्यान रखना है। डन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इसी में इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इथेनॉल। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आइए देखते हैं। अगर बात करें इथेनॉल की, इथेनॉल, तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, या फिर सिंपल शब्दों में हमको ऐसे ही बोल लेते हैं C2H5OH। तो पहले इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाएं, तो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से होगा। ये होगा इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने लगे इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, तो कैसे करेंगे, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, 3 हाइड्रोजन लगा दो इस पे, एक यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो, और उस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दो। बस उसको देखते जाओ और बनाते जाओ। अब जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां वहां 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कौन है हमारा, नेक्स्ट है हमारे पास सल्फर। सल्फर यानी कि S8। S8 का जो स्ट्रक्चर होगा ये आपको याद रखना है, वो होता है W शेप का। कैसा होगा, W शेप का। तो कैसे बनेगा सल्फर का स्ट्रक्चर, S ये अधिकतर बच्चे भूल जाते हैं और वो एग्जामिनर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है, कि ये अधिकतर बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी चीज़ को आपको उसे फ़ायदा उठाने नहीं देना। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, सल्फ़र का। अब सल्फ़र के देखो, इस वाले सल्फ़र के 8 होने चाहिए, तो 1 2, अब कितने बचे हुए हैं भाई, 2 2 की शेयरिंग तो यहाँ हो गई, 2 शेयरिंग यहाँ हो गई, 2 शेयरिंग यहाँ हो गई। तो अब बचे हुए कितने हमारे, बाकी इसके शो कर दो यहाँ पे, तो 1 2 1 2। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। सिंपल आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी, कि इसका एक तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, W शेप का होगा, और हर सल्फर के ऊपर 2 2 डॉट लगा दो, यानी कि 2 2 इलेक्ट्रॉन और शो कर दो। ये स्ट्रक्चर किसका है, सल्फर का है। ये आपको एज इट इज़ याद ही रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फार्मूले में कौन है, आइए देखते हैं उसको भी। आपको याद रखना है पेंटेन का। पेंटेन बोले तो C5H12। C5H12 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, सिंपल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका कैसे होगा। देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और बाकी सब जगह क्या लगा दिया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर पेंटेन। लेकिन यहाँ पे मैंने पेंटेन क्यों उठाया है, कि पेंटेन के आइसोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर अलग हो। तो आपको ये बात याद रखनी है कि पेंटेन के पास 3 आइसोमर्स होते हैं। एक आइसोमर तो ये आपके सामने बोर्ड पे है, इसका नाम है नॉर्मल पेंटेन। तो एक तो आपका आइसोमर पेंटेन का होता है एन पेंटेन, यानी कि नॉर्मल पेंटेन। एक पेंटेन का स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हो, ये भी हमारा किसका स्ट्रक्चर है, पेंटेन का स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। अभी भी ये हमारा फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी एक क्या है, आइसोमर है किसका, पेंटेन का, और इसका नाम होता है 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो ये इसका नाम है 2-मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि दूसरे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है और बाकी है ब्यूटेन। अगर इसके एक आइसोमर की और बात करें तो इसका एक आइसोमर ऐसे भी बन सकता है, दिस इज द थर्ड आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो ये आप गिनना चाहो गिन लो, हाइड्रोजन हो गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 के 12 हाइड्रोजन अभी भी है और हमारे पास 5 के 5 कार्बन भी हैं। तो ये भी हमारा क्या कहलाया, ये भी कहलाया आपका आइसोमर ऑफ पेंटेन, और इसका नाम होगा 2,3-डाइमिथाइल प्रोपेन। तो इसका नाम है 2,3-डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज आल्सो द आइसोमर ऑफ पेंटेन। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, इसीलिए मैंने आपको ये आइसोमर, ये पेंटेन का स्ट्रक्चर उठाया, क्योंकि आइसोमर के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को देखो कम बनते हैं, लेकिन बनाने को तो बन जाएंगे इजीली, लेकिन इसके आइसोमर्स बहुत पूछते हैं। तो इसके कितने आइसोमर्स हैं, 3 आइसोमर हैं। एक है नॉर्मल पेंटेन, एक है 2-मिथाइल ब्यूटेन, एक है 2,3-डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये तीनों के तीनों आइसोमर्स आपको किसके याद रखने हैं, पेंटेन के याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कौन है, आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है ब्रोमोपेंटेन का। ये एनसीईआरटी में पूछा गया है और वैसे पेपर में बन जाता है। ब्रोमोपेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H11Br, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, 1 2 3 4 5 और फिर लगा दो ब्रोमीन और बाकी सब हाइड्रोजन को कंप्लीट करा दो। तो ये बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमोपेंटेन। तो इसको आपको स्ट्रक्चर भी याद रखना है और इसका नाम भी याद रखना है, दिस इज ब्रोमोपेंटेन। तो ये आपका क्या हुआ, ब्रोमोपेंटेन हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक आपके पास होता है प्रोपेनोन। क्या होता है, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, एक होता है प्रोपेनोन। अब प्रोपेनोन क्या, हेलो ग्रुप कहाँ, कहीं लगा ले, इसमें लगा ले, वो लगा ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपेनोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनोन, क्योंकि कौन सा ग्रुप है ये आपका, कीटोन है। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से होगा, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ये लग गए आपके हाइड्रोजन। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर आपको ये याद रखना है। और इसी के बारे में आपको एक पॉइंट और याद रखना है, ये सबसे छोटा मेंबर है कीटोन का। इससे छोटा मेंबर कीटोन के पास कोई नहीं है, ये सबसे पहला कीटोन है जो आप बना सकते हो। तो ये स्मॉलेस्ट कीटोन भी है, ठीक है। तो ये आपका प्रोपेनोन हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक होता है आपके पास साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। अगर साइक्लोपेंटेन की बात करूं तो साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H10। अब साइक्लो का मतलब एक साइकिल बनेगी कंप्लीट। तो साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और बाकी सब ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये जुड़ गया आपस में। अब हाइड्रोजन पूरे करने हैं, 10 हाइड्रोजन, तो हर एक के पास 2-2 हाइड्रोजन दे दो। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है और वो है बेंजीन। बेंजीन क्या है, बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। इसको बोलते हैं बेंजीन। और इस बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर भी आपको याद ही रखना है। और वो कैसा होगा, वो कुछ इस तरह से होगा, ये होगा आपका बेंजीन। एक सिंगल बॉन्ड,
फिर एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड लगानी है। अब 6 हाइड्रोजन है तो हर एक के पास एक एक हाइड्रोजन दे दो। तो ये स्ट्रक्चर होगा किसका? बेंजीन का। और ये भी बेहद ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर और फॉर्मूला क्या है। तो ये होगा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इस बेंजीन को हम ऐसे भी बना देते हैं शॉर्ट में। तो ये भी स्ट्रक्चर बेंजीन का ही है, कंफ्यूज मत होना। दिस इज आल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों स्ट्रक्चर किसके? आपके बेंजीन के हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मूले। डन यहाँ तक?